नमस्कार। आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो हम सब की जिंदगी से जुड़ा है। उपभोक्ता अधिकार। सोचिए, हम हर दिन कुछ ना कुछ खरीदते हैं, है ना? पर क्या हम ये जानते हैं कि एक खरीदार के तौर पर हमारी असली ताकत क्या है? तो चलिए आज इसी को समझते हैं कि कैसे एक आम खरीदार बाजार में पावरलेस से एम्पावर्ड बन सकता है। ये आवाज़ कहीं सुनी-सुनी सी लग रही है ना? ये उस फ्रस्ट्रेशन की आवाज़ है जो हमें तब महसूस होती है, जब लगता है कि भई हमारे साथ धोखा हुआ है। आज हम इसी समस्या की जड़ तक पहुँचने वाले हैं। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसा होता क्यों है? एक कस्टमर होने के नाते हम अक्सर इतना मजबूर क्यों फील करते हैं? चलिए, इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं, प्रॉब्लम से लेकर सॉल्यूशन तक। तो चलिए, सबसे पहले ये समझते हैं कि बाजार में ये दिक्कत आती कहाँ से है। असल में ना, यहाँ खरीदार और बेचने वाले के बीच पावर का एक इम्बैलेंस है। ज्यादातर ताकत विक्रेताओं और बड़ी कंपनियों के पास होती है और एक अकेला खरीदार कमजोर पड़ जाता है। देखिए, सालों तक ना बाजार का एक ही रूल था, क्रेता सावधान। मतलब एक बार सामान बिक गया तो सारी जिम्मेदारी खरीदार की। अगर चीज खराब निकली तो नुकसान भी सिर्फ आपका। इस सोच ने कस्टमर्स को बिल्कुल अकेला छोड़ दिया था। और ये शोषण मतलब एक्सप्लॉयटेशन कई तरीकों से होता है। आपने भी शायद कभी ना कभी फेस किया होगा। कभी वजन कम निकलना तो कभी हिडन चार्जेस लगा देना, मिलावटी सामान, खराब क्वालिटी और झूठे विज्ञापन। ये सब वो चैलेंजेस हैं जिनका सामना हम अक्सर करते हैं। एक उदाहरण देता हूं जो सुनकर आपको हैरानी होगी। सोचिए, एक बहुत बड़ी कंपनी ने सालों तक यह दावा किया कि उसका बेबी पाउडर दूध मां के दूध से बेहतर है। इस एक झूठ का पर्दाफाश करने में सालों का संघर्ष लगा। यह दिखाता है कि गलत जानकारी कितनी पावरफुल और खतरनाक हो सकती है। लेकिन जब पानी सिर से ऊपर चला गया तो लोगों ने आवाज उठाई और बस यहीं से कहानी ने एक नया मोड़ लिया और जन्म हुआ उपभोक्ता आंदोलन का। भारत में ये आंदोलन किसी प्लानिंग से नहीं बल्कि जरूरत से पैदा हुआ था। 1960s में जब खाने पीने की चीजों की कमी हुई, जमाखोरी और मिलावट हद से ज्यादा बढ़ गई तो लोगों को एकजुट होना ही पड़ा। ये एक सामाजिक शक्ति की तरह उभरा। और इस संघर्ष का असर भी दिखा, धीरे धीरे लेकिन दिखा। 1960s में ये आंदोलन ऑर्गेनाइज हुआ, फिर 1985 में यूनाइटेड नेशंस ने भी इसके लिए गाइडलाइंस जारी की। और फिर आया वो ऐतिहासिक साल 1986, जब भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम यानी कोपरा लागू हुआ। ये एक बहुत बड़ी जीत थी। तो ये जो कानून बना, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि अब हमारे हाथ में एक टूल किट है, कुछ अधिकार हैं जिनका इस्तेमाल हम खुद को बचाने के लिए कर सकते हैं। तो चलिए जरा देखते हैं कि इस टूल किट में क्या-क्या है। इन अधिकारों को ना कहानियों से बेहतर कोई नहीं समझा सकता। रेजी मैथ्यू की कहानी सुनिए। एक हेल्दी स्टूडेंट जिसका टॉन्सिल का एक छोटा सा ऑपरेशन था, लेकिन डॉक्टरों की लापरवाही, गलत एनेस्थीसिया की वजह से उसकी पूरी जिंदगी बर्बाद हो गई। ये मामला सीधे हमारे सबसे पहले और सबसे जरूरी अधिकार से जुड़ा है, और वो है सुरक्षा का अधिकार, राइट टू सेफ्टी। इसका मतलब है कि हमें हर उस चीज या सर्विस से सुरक्षा पाने का हक है जो हमारी जान या प्रॉपर्टी के लिए खतरनाक हो सकती है। रेजी के केस में अस्पताल ने इसी अधिकार को तोड़ा था। अब एक और कहानी देखिए, अमृता की। ये कहानी है कि कैसे जानकारी ही ताकत है। इंजीनियरिंग करने के बाद उसे सरकारी नौकरी के इंटरव्यू के बाद महीनों तक कोई जवाब नहीं मिला। जब कोई सुनवाई नहीं हुई तो उसने आरटीआई यानी सूचना का अधिकार कानून का इस्तेमाल किया। और जानते हैं नतीजा क्या हुआ? उसे न सिर्फ देरी का कारण पता चला बल्कि उसकी नौकरी का अपॉइंटमेंट लेटर भी मिल गया। और ये कहानी हमें हमारे दूसरे बड़े अधिकार तक ले आती है, जानने का अधिकार या राइट टू बी इन्फॉर्म्ड। मतलब किसी भी सामान की कीमत, उसमें क्या क्या मिला है, उसकी एक्सपायरी डेट, ये सारी जानकारी पाने का हक हमारा है। तभी तो हम एक स्मार्ट डिसीजन ले सकते हैं, है ना? अच्छा, अभिरामी की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। उसने एक कोचिंग कोर्स ज्वाइन किया, लेकिन उसे वहां की पढ़ाई की क्वालिटी पसंद नहीं आई। जब उसने 1 साल बाद कोर्स छोड़कर अपनी फीस वापस मांगी तो इंस्टीट्यूट ने साफ मना कर दिया। मामला कोर्ट में गया और जानते हैं क्या हुआ? कोर्ट ने अभिरामी के पक्ष में फैसला सुनाया। ये फैसला चुनने के अधिकार पर बेस्ड था। इसका सीधा सा मतलब है, कोई भी आपको कुछ भी खरीदने के लिए फोर्स नहीं कर सकता। अगर कोई दुकानदार टूथपेस्ट के साथ जबरदस्ती ब्रश खरीदने को कहे तो वो आपके इसी अधिकार का उल्लंघन कर रहा है। ठीक है, तो अधिकार तो पता चल गए, पर सवाल ये है कि अगर कोई इन अधिकारों को न माने तो क्या करें?
न्याय कैसे मिलेगा? चलिए अब इस प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं, बिल्कुल आसान भाषा में। इस प्रोसेस को समझने के लिए ना प्रकाश की कहानी सबसे बेस्ट है। उन्होंने अपनी बेटी की शादी के लिए मनी ऑर्डर से पैसे भेजे, लेकिन वो पैसे कभी पहुंचे ही नहीं। अब सोचिए, जब पोस्ट ऑफिस से भी कोई ठीक ठाक जवाब नहीं मिला तो उन्होंने हार नहीं मानी। तो प्रकाश ने क्या किया? देखिए, उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। पहले तो उन्होंने पूछताछ की, फिर एक लोकल कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल से सलाह ली और फिर सीधे डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर कोर्ट में केस फाइल कर दिया। और सबसे मजेदार बात, उन्होंने अपना केस खुद लड़ा। ये दिखाता है कि ये प्रक्रिया आम आदमी की पहुंच में है। और ये जो न्याय का सिस्टम है ना, ये 3 लेवल पर काम करता है: डिस्ट्रिक्ट, स्टेट और नेशनल। अगर आपका दावा 1 करोड़ तक का है तो आप डिस्ट्रिक्ट कमीशन जाएंगे, 1 से 10 करोड़ के लिए स्टेट कमीशन और 10 करोड़ से ज्यादा के मामलों के लिए नेशनल कमीशन है। इससे हर मामले के लिए एक सही जगह तय है। देखिए, कानून तो बन गया, सिस्टम भी है, लेकिन इस पूरे आंदोलन की असली ताकत कौन है? हम, यानी उपभोक्ता। तो एक जागरूक कस्टमर के तौर पर हमारी क्या भूमिका है? ये आंदोलन हम पर कैसे निर्भर करता है? लेकिन एक बात समझनी बहुत जरूरी है। जो किताबों में लिखा है और जो असल में होता है उसमें थोड़ा फर्क है। कानूनी प्रक्रिया कभी-कभी लंबी और महंगी हो सकती है, और बिल्स या रसीद जैसे सबूत इकट्ठा करना भी एक चैलेंज हो सकता है। इसीलिए एक कस्टमर के तौर पर हमारा जागरूक और एक्टिव रहना और भी जरूरी हो जाता है। और इसी पूरे संघर्ष और इस बड़ी जीत को याद रखने के लिए हर साल 24 दिसंबर को भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। ये वही दिन है जब 1986 में कोपरा कानून बना था। ये दिन हमें हमारे अधिकार और हमारी जिम्मेदारियों दोनों की याद दिलाता है। तो आखिर में सवाल सिर्फ एक ही बचता है। अधिकार तो हैं, रास्ते भी हैं, पर ये सब तभी काम करेंगे जब हम इन्हें इस्तेमाल करेंगे। सवाल ये है कि क्या हम एक जागरूक उपभोक्ता बनने की जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार हैं? सोचिएगा जरूर।